सुमन चौधरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर जो होने वाला है चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है चीजों को वर्गीकृत कर देना, समूह में बांट देना। जैसे कि आप सब एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक स्कूल के अंदर बच्चों को जो है अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया उनकी क्लास के हिसाब से। क्या स्कूल के सारे बच्चे एक ही क्लास में आते हैं? नहीं, उन सारे बच्चों को अलग अलग क्लासेस में बांट दिया गया है। जैसे आप क्लास 10th में हैं, आपसे छोटे बच्चे क्लास 9th में, आपसे बड़े बच्चे क्लास 11th में हैं। इसी तरीके से उनके नॉलेज बेसिस पर अलग अलग स्टूडेंट्स को उनके गुणधर्म के बेसिस पर बांट दिया गया है। कुछ इसी प्रकार से आपका तत्वों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि सृष्टि के अंदर बहुत सारे तत्व खोजे जा चुके हैं और कई सारे तत्व ऐसे हैं जिनके एक जैसे गुणधर्म होते हैं। तो बहुत सारे तत्व क्योंकि एक जैसे गुणधर्म के होते हैं, तो एक जैसे गुणधर्म वाले तत्वों को, इतने सारे तत्वों को याद करने की बजाय क्या किया गया, एक ऐसे समूह में डाल दिया गया जिसके अंदर एक जैसे गुणधर्म वाले सारे पदार्थ आए। इसलिए क्या किया गया? तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तत्वों का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग हिसाब से किया। कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोशिश करी और कई सारे वैज्ञानिक फेल हुए, कई सारे पास हुए। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि कौन से वैज्ञानिकों ने इस फील्ड के अंदर, इस हम लोग बोल सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा योगदान दिया इनका वर्गीकरण करने के लिए। सबसे पहले जो आपका वर्गीकरण किया गया वह कैसे किया गया? जो आपका तत्व जो होते हैं उनको धातु एवं अधातु में बांट दिया गया। सारे तत्वों को खाली दो क्लासेस में बांट दिया गया, आधे धातु और आधे अधातु। इस प्रकार से बांट दिया गया। परंतु क्योंकि इतने सारे आपका एलिमेंट्स है, इतने सारे तत्व हैं, उसके बावजूद जो तत्व थे उनकी कई सारी क्वालिटीज ऐसी थी जो हमारी फिर भी रह गई, क्योंकि दो ही क्लासों में बटे खाली, इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने वर्गीकरण करा। कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीकों से वर्गीकरण करा, कई सारे फेल हुए, कई सारे पास हुए। इस चैप्टर में हम लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, सृष्टि के अंदर 118 एलिमेंट्स आपका खोजे जा चुके हैं, लेकिन पहले इतने नहीं खोजे गए थे। तो हर एक साइंटिस्ट ने जितने उसके टाइम पर खोजे गए उस हिसाब से वर्गीकरण किया है। तो अब इस चैप्टर को हम लोग करते हैं चालू। तो इस काम के लिए, वर्गीकरण के लिए जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया उनके नाम था डोबरआइनर। इन्होंने अपने जो वर्गीकरण को दिया जिसको कहा जाता है डोबरआइनर के त्रिक या फिर डोबरनेयर्स ट्राइड्स। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबरआइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। क्या हुआ? 1817 में जितने भी एलिमेंट्स उनके टाइम पर नोन थे, जितने भी एलिमेंट्स जाने जा चुके थे, उसके हिसाब से जो डोबरआइनर थे उन्होंने तत्वों को आरोही क्रम में आपका वर्गीकृत करने का ट्राई करा और उन्होंने तीन तत्वों को चुना और उस समूह को, तीन तत्व वाले समूह को उन्होंने चुना और उसको नाम दिया त्रिक। मतलब एक समूह के अंदर उन्होंने तीन तत्वों को चुना और जो एक समूह जो था उसके अंदर क्योंकि तीन तत्व थे तो उसको त्रिक कहा गया, ट्राइड्स कहा गया। डोबरआइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डोबरआइनर का त्रिक का नियम कहते हैं। डोबरनेयर ने क्या बताया? डोबरआइनर ने बताया कि उनका जो त्रिक है उस त्रिक के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स रखे गए, तीन तत्व रखे गए, उन तीन तत्वों को जब उनके आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में जब रखा गया तो पहला और तीसरा जो तत्व था उनका जो आपका द्रव्यमान जो था उसका जो औसत था वह बीच वाले के समान था। इस नियम को ही क्या बोला गया? आपका इस नियम को बोला गया डोबरनेयर का त्रिक नियम। इसको इसके थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पूरी इस तरीके से डोबरनेयर का ट्राइड्स थे, वो खाली तीन त्रिक दे पाया। एक त्रिक जिसके अंदर उसने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा। दूसरा त्रिक जिसके अंदर उसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को रखा। और चौथा आपका तीसरा त्रिक जिसके अंदर उसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। तो यही तीन त्रिक वो दे पाया। इन तीन त्रिकों के अंदर जैसा उसने बताया कि जब हम लोग पहला आपका तत्व और तीसरा तत्व, जब इन दोनों के द्रव्यमान का जब औसत करते हैं, औसत का मतलब क्या है? जैसे इसका द्रव्यमान 6.9 है, इसका द्रव्यमान है 39.1। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं और इनका औसत निकालते हैं, औसत निकालना तो हम सब लोगों ने सीखा हुआ है, 6.9 प्लस में 39.1। औसत कैसा है? क्योंकि दो तत्व हैं तो इस वजह से इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप करेंगे आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 39.1 और 6.9 को जब आप प्लस करेंगे आपका आंसर आएगा 46/2।
जब आप इसको काटेंगे आपका आंसर कितना आएगा 23, जो कि किसके समान था, आपका बीच वाले तत्व के समान था, सोडियम के समान था। इसी प्रकार से कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का जो हम लोग देखते हैं, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का जो हम लोग देखते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक द्रव्यमान होता है 40.1 और आपका बेरियम का जो होता है वह होता है 137.3। जब हम लोग इसको प्लस करते हैं और 2 से भाग करते हैं, हम लोगों को मिलता है, कितना मिलता है हम लोगों को मिलेगा 40 प्लस में 137, मतलब आपका 177.4। इसका जब आप डिवाइड कर देंगे 2 से, आपको कितना मिल जाएगा, आपको औसतन मिल जाएगा 87.6। इसी प्रकार से जब आप तीसरे वाले का करेंगे, क्लोरीन का करेंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, जब आप क्लोरीन का करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वह होता है 35.5, जो आपका आखिरी वाला जो है आयोडीन जो है उसका होता है 126.9। जब हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से भाग करते हैं तो आपको जो मिलता है, औसतन जो मिलता है वो 160 के आसपास मिलता है। वैसे 160 से हल्का सा कम रहता है, इसको जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपको 79.9 मिलेगा, या फिर हम लोग उसको 80 भी कह सकते हैं, एक औसत के रूप में, अप्रोक्सीमेशन के रूप में। तो यही जो था आपका लॉ जो था, ये उसने बताया कि एक त्रिक के अंदर 3 जो आपके परमाणु, 3 जो आपके तत्व जो होंगे, तीनों तत्व जो होंगे समान गुणधर्म वाले होंगे, इनके गुणधर्म एक जैसे होंगे। चाहे आप लिथियम की बात कर लीजिए, सोडियम की बात कर लीजिए, चाहे पोटेशियम की बात कर लीजिए, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। तो ये इनके जो तत्व जो होते हैं उसने बताया कि इनके गुणधर्म तो समान होंगे ही होंगे, इसके अलावा आपका एक पहला वाला और तीसरे वाले का जब हम लोग सम करेंगे, जब इन दोनों के द्रव्यमान का जोड़ करेंगे और उसका औसत निकालेंगे, वह बीच वाले के बराबर होगा। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, त्रिक का नाम, नियम का नाम दिया। उदाहरण के लिए अभी हम लोगों ने देख लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान इतने हैं, जिसमें आप देखेंगे जब इसको इसके साथ प्लस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो था डोवर्नियर ने अपना इस त्रिक दिया था इस प्रकार से। डोबराइनर ने जो प्रयास करा तत्वों को वर्गीकृत करने का, उनके समय के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस समय पर कोई भी वैज्ञानिक इतना नहीं सोच पाया था जितना उन्होंने सोचा था, परंतु क्योंकि उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए और उस कारणवश उनकी कुछ असफलताएं रही। क्या क्या असफलता रही, जिस आधार पर J.W. डोबराइनर ने त्रिक बनाए, उस आधार पर वे 3 ही त्रिक का पता लगा पाए, वे अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता सके। जिस आधार पर आपका डोबराइनर ने क्या करा, आपका त्रिक बनाए, उस आधार पर डोबराइनर जो थे वे खाली 3 ही त्रिक बना पाए। 3 त्रिक का मतलब क्या है, वे खाली 9 तत्वों को त्रिकों में आयोजित कर पाए, बाकी इतने सारे तत्व थे वे उनके त्रिक में आ ही नहीं पाए। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। इस वजह से क्या हुआ कि जो त्रिक में आयोजित करने की जो पद्धति थी वह सफल नहीं हो पाई, क्योंकि बाकी सारे तत्व जब उसमें आ ही नहीं पाएंगे तो वह त्रिक आपका हमारे किस काम के हैं। खाली 9 ही तत्वों का वर्गीकरण थोड़ी करना है, हमें तो सारे तत्वों का करना है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह रही। दूसरी वजह, इसकी जो मेन वजह रही वह यह रही कि उसके बाद आपको बहुत सारे साइंटिस्ट आते रहे, वैज्ञानिक आते रहे, जिन्होंने यह करके दिखाया। डोबराइनर नहीं कर पाए, वह खाली 9 ही तत्वों को आयोजित कर पाए, बट उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने उसको आयोजित करा, और आज के जो हम लोग 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो उसी तरीके से वर्गीकृत एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो थी डोबराइनर त्रिक की असफलता रही। अब डोबराइनर के बाद हमारे अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम न्यूलैंड्स था। वैसे इनका नाम जॉन न्यूलैंड्स था। इन्होंने अपने हिसाब से उसको वर्गीकृत करा। इन्होंने उसको बोला न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी जाना जाता है। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। जिस तरीके से डोबराइनर ने भी आरोही क्रम में द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, उसी प्रकार से इन्होंने करा। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, सबसे कम द्रव्यमान है उसका, तो उन्होंने हाइड्रोजन से चालू करा। उनके समय पर मात्र 56 तत्व नून थे, खाली 56 तत्व उस समय पर खोजे गए थे। तो उन्होंने हाइड्रोजन, जिसका पहला जो आपका सबसे हल्का परमाणु है, उससे चालू करा उन्होंने, और उसके बाद वे 56वें तत्व तक गए, जो कि हमारा क्या था, थोरियम था। उन्होंने उसको समाप्त किया। जो उनका वर्गीकरण था वह हाइड्रोजन से चालू होकर थोरियम पर खत्म हुआ। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। उन्होंने पाया कि इसे क्यों अष्टक कहा जाता है, इसको अष्टक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व
का गुणधर्म, मतलब अगर हम लोग उनकी टेबल, उनका जो उन्होंने वर्गीकरण करा था उसमें हर एक आठवां तत्व जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, इसलिए उन्होंने इसको अष्टक कहा। इसको देखते हैं, यह आपका उनका पूरा का पूरा टेबल है। इस तरीके का टेबल दिया था न्यूलैंड्स ने। इस टेबल के अंदर आप जब देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम लोग हाइड्रोजन से चालू करते हैं और फ्लोरीन पर आते हैं, मतलब हाइड्रोजन से 8वां एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि पहला एलिमेंट जो हाइड्रोजन था और जो 8वां एलिमेंट जो फ्लोरीन है, इन दोनों के जो गुण धर्म थे वह समान थे। उन्होंने यही चीज पाई। लिथियम से जब हम चालू करते हैं, यह पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8वां तत्व जो हुआ सोडियम, जो हुआ सोडियम के जो गुणधर्म होंगे वह लिथियम से समान होंगे। इसी प्रकार से बेरिलियम के जो गुणधर्म होंगे वह मैग्नीशियम से समान होंगे। मतलब कि हर एक 8वें तत्व के जो गुणधर्म होंगे वह पहले वाले तत्व के समान होंगे। बिल्कुल आप लोगों ने सारे गामा पादनिसा सुना होगा, उसमें भी यही होता है। उन्होंने इसी वजह से संगीत के हिसाब से इस नियम को अष्टक कहा। देखिए, सा रे गा मा पा दा नी सा। दोबारा से क्या आता है, जब हम लोग ये गाते हैं सारे गामा पादा नी सा, तो सा से हम लोग चालू करते हैं और हर 7वें उसके बाद शब्द के बाद हम लोग दोबारा से किस पर आ जाते हैं, सा पर आ जाते हैं। वैसे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्हें तो सारे गामा पादा नी सा आता नहीं होगा, उन्होंने अपने हिसाब से इंग्लिश में कुछ था, डो रे मा मी फा सो ला ती, इस तरीके से दोबारा से डो पर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने इस नियम को जो दिया अपना अष्टक का सिद्धांत का, जिसके हिसाब से हर एक 8वां तत्व जो है वह पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। और इसी वजह से इस न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से इसे किस नाम से बुलाया जाता है, इसी वजह से इसे न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के नाम से बुलाया जाता है। तो ये समझ आ गया। अब इस न्यूलैंड की जो है हम लोग और खासियत देखते हैं कि न्यूलैंड ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी खिलखिली उड़ी, जिसको कहते हैं ना मजाक उड़ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूलैंड ने आपका जोश जोश में आकर ऐसी क्या गलतियां कर दी जिसकी वजह से आपका डोबर्नियर के त्रिक की जैसे असफलताएं थी, वैसे न्यूलैंड के त्रिक आपका वर्गीकरण की भी कुछ असफलताएं रही। पहले तो इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उसके अनुसार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस नियम को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वह फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर होगी, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा पहला तत्व था, बिल्कुल 8वां तत्व भी वैसा ही होगा। इसी को ही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे थे, क्या, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमाएं, कि जो न्यूलैंड था उसने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस रही। सबसे पहली, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। क्या देखा गया, जब उसको बाद में आकर जब उसका अध्ययन किया गया तब पाया गया कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, जो कहता था हर एक 8वां तत्व पहले तत्व के ही बराबर समान होगा, उसके गुणधर्म पहले तत्व जैसे ही होंगे, वह फेल हो गया। कैल्शियम के बाद जो आपका कैल्शियम था, कैल्शियम के बाद कोई भी तत्व ऐसा नहीं आया जिसने उसको फॉलो किया हो, जो उसका पालन करता हो। तो इसका मतलब पहली तो आपकी यह असफलता रही कि उसका जो नियम था वह कैल्शियम के बाद आपका लागू नहीं हो पाया। इसको दूसरे रूप से ऐसे देख सकते हैं कि कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वे हल्के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो आपका नियम था ये खाली हल्के एलिमेंट्स के लिए, हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया। परंतु जब हम भारी तत्वों को देखते हैं, कैल्शियम के बाद 40 द्रव्यमान कैल्शियम का होता है, कैल्शियम के बाद हम जितने भी तत्व देखते हैं कोई भी तत्व इसको फॉलो नहीं करता है। ये इसका सबसे पहला आपका असफलता रही। दूसरी असफलता क्या रही, इस असफलता की वजह से खिलखिली भी आप उड़ा सकते हैं न्यूलैंड्स की, क्योंकि इसने काम ही ऐसा करा था। क्या करा था, न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। न्यूलैंड ने कल्पना करी कि प्रकृति के अंदर खाली 56 एलिमेंट्स, उस टाइम पर कितने थे, 56 तत्व थे खाली। तो उसने बोल दिया कि 56 तत्व अभी हैं, 56 तत्व आगे भी रहेंगे और कोई एलिमेंट्स खोजा ही नहीं जाएगा। उसने भविष्यवाणी कर दी थी, कल्पना तो की ही की, साथ में भविष्यवाणी भी कर दी थी उसने कि 56 तत्व के 56 तत्व ही रहेंगे फ्यूचर में, कभी और ज्यादा नहीं ढूंढे जाएंगे। परंतु आज जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम सबको पता है कितने एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग, 118 तत्व तो खोजे जा चुके हैं। इसका मतलब जो न्यूलैंड्स था वो बाद में उसकी बात जो है वो गलत साबित हो गई।
लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। बाद में नए तत्व खोजे गए जिनके गुणधर्म तो आपका अष्टक के सिद्धांत से लागू ही नहीं हो पाते थे, मतलब अष्टक के सिद्धांत को वह फॉलो ही नहीं करते थे। 56 के बाद और तो खोजे ही गए, साथ में जो खोजे गए वह उसके नियम के अनुसार भी कार्य नहीं करते थे। तो ये एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से न्यूलैंड का आप लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं बहुत मजाक उड़ा, क्योंकि उसने भविष्यवाणी कर दी थी। तो याद रखिएगा ये वाली पेपर में पूछी जाती है कि न्यूलैंड के क्या क्या सफलताएं रही। पहली ये रही, दूसरी ये रही कि 56 एलिमेंट्स से ज्यादा नहीं खोजे जाएंगे, तीसरी अब देखते हैं। तीसरी कमी यह रही कि तत्वों को संबंधित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या कमी रही उसकी तीसरी कि न्यूलैंड्स ने क्या करा संबंधित करने के लिए ताकि अपने लॉ को फॉलो करवाया जा सके, कई सारे तत्व को ऐसे मिले जिनके गुणधर्म एक जैसे थे। तो उसने क्या करा, उन तत्वों को एक ही जगह पर रख दिया, एक ही स्थान पर रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। मतलब समान गुणधर्म वाले तो रखे ही रखे, उसके अलावा असमान गुणधर्म वाले भी उसने साथ में रख दिए। जैसे कि ये देखिए कोबाल्ट और निकल दोनों को क्या करा उसने एक ही स्थान पर रख दिया कि कोबाल्ट और निकल को अलग अलग स्थान ना देते हुए, क्योंकि इनके गुणधर्म थोड़े एक जैसे थे तो उसने एक साथ रख दिया। इसी प्रकार से आपका इन दोनों को भी उसने एक साथ रख दिया। इसी प्रकार से ये उसकी तीसरी कमी रही। इसके अलावा कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है, यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। तो आपका कोबाल्ट और निकल जो है इन दोनों को एक साथ में रखा गया, हमने देख लिया, तथा इन्हें एक ऐसे स्तंभ में रखा गया, इसे एक ऐसे ग्रुप में रखा गया जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। हम सबको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तो आपकी अधातु होती हैं, इनका तो जो आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वह उसके हिसाब से इनका जो वैलेंसी होती है वह तो 7 की होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेसिटी है। जबकि कोबाल्ट और निकल जो है ये दोनों तो आपका धातु होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स को देने की कैपेसिटी है। तो इसका मतलब क्या था, उसने यह गलती कर दी कि उसने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा, वो तो गलती थी ही थी, साथ में उसने ऐसी जगह रख दिया जहां आपका बाकी जो एलिमेंट थे, बाकी जो तत्व थे वह उससे मेल ही नहीं खाते थे, बाकी सारी अधातु थी, ये जो थी धातु थी। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है। क्या है, आयरन जो है आपका, आयरन और हम लोगों ने पढ़ा था स्टील बनाते वक्त आयरन कोबाल्ट और निकल को मिलाया जाता है। आयरन कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोबाल्ट और निकल से उसने आयरन को दूर रख दिया। एक दो स्टेप दूर रखा होता है तो बात भी समझ आती है। देखिए कोबाल्ट और निकल सबसे पहले ग्रुप में है, जबकि आयरन जो है वह सबसे आखिरी जो ग्रुप होते हैं उसमें रखा गया। तो इतना दूर जो है आपका कोबाल्ट, निकल और आयरन को उसने रख दिया। तो ये उसकी एक और खामी थी कि उसने समान गुणधर्म वाले आपका पदार्थों को, तत्वों को एक साथ ना रखते हुए अलग रख दिया और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। हुआ क्या, नोबल गैस तब तक खोजी नहीं गई थी क्योंकि नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं इनको, किसी का रिएक्ट नहीं करते हैं, उस टाइम तक ये खोजी नहीं गई थी। परंतु जब इनकी खोज हुई तो उसके पश्चात अष्टक का जो सिद्धांत था वह अप्रासंगिक हो गया। इसका मतलब है उसको बाद में इस्तेमाल में लाना बंद कर दिया गया क्योंकि ये गैस जो थी इस टेबल में बैठती ही नहीं थी। तो इस वजह से ये सारी जो थी न्यूलैंड्स की कमियां रही, जिनमें सबसे बड़ी कमी जो पेपर में पूछी जाती है वही कमी पूछी जाती है, या फिर आप जिसको याद रख सकते हैं कि उसने 56 एलिमेंट्स की बोल के उसने भविष्यवाणी कर दी कि आज 56 एलिमेंट्स है तो कल भी 56 एलिमेंट्स रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा न्यूलैंड्स की बहुत सारी कमियां रही, बट उसके बावजूद न्यूलैंड ने जो उस टाइम पर जो वर्गीकरण करा था वो इतना अच्छा था कि आप उसको पढ़ रहे हैं। न्यूलैंड के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने करा, बट बाकियों का अब नहीं पढ़ते हैं। अब किसका पढ़ते हैं, न्यूलैंड का। तो बहुत सारी कमियां होने के बावजूद न्यूलैंड ने अपने समय के हिसाब से सबसे अच्छा वर्गीकरण किया था और ये उसकी कुछ सीमाएं थी। अब न्यूलैंड के बाद अगले वैज्ञानिक आए जिन्होंने वर्गीकरण करने का कोशिश करी और जिन्होंने बहुत हद तक वर्गीकरण, जिनका नाम है मेंडेलीव, जिन्होंने आवर्त सारणी दी। मेंडेलीव ने अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल दी। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। आपकी जो आज की डेट में हम लोग ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान रहा है तो वो आपका मेंडेलीव साहब का रहा है। जो मेंडेलीव थे, जो आपका साइंटिस्ट जो मेंडेलीव थे, इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको खाली आंख बंद करके, जैसे आपका डोबरेन ने किया या फिर आपका न्यूलैंड ने करा, क्या करा उन्होंने आरोही क्रम में द्रव्यमान के लगा दिया
और जो हुआ उन्होंने बाद में देखा, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आपका तत्वों को, एलिमेंट्स को उनके आरोही क्रम में तो लगाया ही लगाया, उसके अलावा इन्होंने उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया कि जो उनके मूल गुणधर्म थे, उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके आपका रासायनिक समांतर, जो रासायनिक गुणधर्म थे उनमें जो समानताएं थी उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्थित किया, खाली परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर व्यवस्थित नहीं किया। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। जब मेंडलीव ने एक काम चालू किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे, खाली 63 ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पर खोजे गए थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन करा। उन्होंने कैसे करा? उन्होंने जो परमाणु का जो द्रव्यमान था, जो एटॉमिक मास था, उसके साथ उन्होंने उसका रासायनिक गुणधर्म यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और भौतिक गुणधर्म के बीच संबंध ज्ञात करा। उन्होंने देखा कि क्या इनके बीच में संबंध है, ऐसी कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से आपके तत्व हैं जिनकी तीनों चीजें सेम है, खाली परमाणु ही नहीं, जिनका रासायनिक गुणधर्म भी सेम है, भौतिक गुणधर्म भी सेम है, साथ में आपका साथ में रासायनिक गुण, आपका द्रव्यमान भी जो फॉलो करते हैं, आरोही क्रम में लग जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने करा। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ये काम कैसे किया? उन्होंने रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत ये जानने के लिए कि किसका रासायनिक गुणधर्म कैसा है, कैसे वो रिएक्ट करेगा, क्या उसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे वो काम करेगा, उसके लिए उन्होंने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित करा। उन्होंने इसको क्या बेसिक को माना? उन्होंने हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो आपका यौगिक होते हैं उनको उन्होंने बेसिक माना। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों लिया? क्योंकि हम सबको पता है, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए चाहे हाइड्रोजन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, वहीं हाइड्रोजन जो है यह किसी भी पदार्थ के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। दोनों ही इस प्रकृति में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, किसी भी तत्व के साथ आराम से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इसी कारणवश उन्होंने इसको देखा, उन्होंने हाइड्राइड बनाए, उन्होंने ऑक्साइड बनाए और उनके सूत्र के हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण करा। कैसे करा? ये देखिए, कुछ इस प्रकार की जो है उन्होंने अपनी सारणी दी, उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने आंख बंद करके ही नहीं रख दिया है। जितने भी आपके तत्व आपको दिख रहे हैं सबके सभी आरोही क्रम में ही है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ही है, परंतु उन्होंने आंख बंद करके आरोही क्रम में नहीं लगाया, उन्होंने रिएक्शन करवाई। क्या रिएक्शन करवाई? जो एलिमेंट्स आपका सेम फॉर्मूले को फॉलो करते थे उन्होंने उन्हें एक ही चेन में रखा। जैसे सबसे पहले जो है आपका यहाँ लिखा हुआ R2O। R2O का मतलब क्या है कि इस वाली टेबल के अंदर, इस वाली लाइन के अंदर, स्तंभ के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स है, चाहे हाइड्रोजन की बात कीजिए, चाहे लिथियम की बात कीजिए, चाहे सोडियम की बात कीजिए, चाहे पोटेशियम की कीजिए, इसकी बात कीजिए, इसकी बात कीजिए, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इस फॉर्मूले को शो करते हैं। फॉर्मूले का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, क्योंकि सबकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो सब ऐसा ही फॉर्मूला बनाते हैं। हाइड्रोजन है तो वह H2O बनाएगा, अगर आपका लिथियम है तो वह Li2O बनाएगा, अगर आपका सोडियम है तो वह Na2O बनाएगा, अगर आपका पोटेशियम है तो वो K2O बनाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ऑक्साइड्स बनाकर देखे, इसी प्रकार से उन्होंने हाइड्राइड्स बनाकर देखे। हाइड्राइड किस फॉर्मूले से बने? RH। RH का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, आपके इन सब की भी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये तो H2 बनाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, RH का मतलब HH, तो मतलब 2 हाइड्रोजन। इसके अलावा आपका लिथियम कैसे बनाता है? LiH, लिथियम बनाता है LiH। लिथियम के अलावा आपका पोटेशियम है, पोटेशियम बनाता है KH, सोडियम बनाता है NaH। तो उन्होंने देखा, उन्होंने आंख बंद करके आपका स्तंभ में नहीं लगाया, उन्होंने उसके ऑक्साइड बनाए, उन्होंने उसके हाइड्राइड बनाए, जिनके फॉर्मूले एक जैसे थे। ये तो बाद में उन्होंने अरेंज करा, उन्होंने पहले तो देखा होगा कि सारे एलिमेंट्स को उन्होंने लिया होगा, रिएक्शन करवाई होगी, जो एक जैसा फॉर्मूला शो कर रहे हैं। एक जैसा फॉर्मूला शो करने का मतलब क्या है? इनके रासायनिक गुणधर्म सेम है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने का R2O फॉर्मूला बन रहा है, एक जैसा फॉर्मूला बन रहा है, RH फॉर्मूला बन रहा है हाइड्राइड बनाने के बाद। तो इसका मतलब इन सबके गुणधर्म सेम है, और जब गुणधर्म सेम है तो उन्होंने इसे एक सारणी में रखा, एक स्तंभ में रखा। इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं आपका, जो उन्होंने दूसरे ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे,
ये वाले जो एलिमेंट्स है RO, ये कैसे फॉर्मूले को शो करते हैं, RO को शो करते हैं, और नीचे अगर हाईलाइट के साथ करें तो RH2 करते हैं। इसका मतलब इसमें तो कोई सा भी उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे इसी फॉर्मूले को शो कर रहे होंगे। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की वैलेंसी भी 2+ होती है तो BeO। आपका एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है, वो एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी क्या होती है, MgO होती है। इसके अलावा कैल्शियम भी CaO बनाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 2+ होती है। और हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाते हैं, कैल्शियम जो है CaH2 बनाता है। इसी तरीके से आपका सारे के सारे बनाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पर, यह बात याद रखिएगा, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पर 7वें परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रखते हुए आरोही क्रम में उन्होंने इन्हें आयोजित करा और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सारणी बनाई। तो इसमें 3 चीजें याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो उन्होंने आरोही क्रम में लगाया, बढ़ते हुए क्रम में लगाया, दूसरा ऑक्साइड्स एवं हाइड्राइड्स मतलब रासायनिक गुणधर्म, और तीसरा भौतिक गुणधर्म। उन्होंने तीनों चीजों को साथ में देखा, उन्होंने संबंध जाना, संबंध ज्ञात करा, उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। तो इस कारणवश आपका जो मेंडेलीव थे, जो आपका इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी, ये जो पीरियोडिक टेबल थी सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद करी है हमें केमिस्ट्री को पढ़ने में तो वो इन्होंने करी थी। अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। और क्या खासियत रही उनकी इसकी कि ज्यादातर तत्व जो थे वे उसकी आवर्त सारणी में उनको स्थान मिल गया, ज्यादातर तत्वों को स्थान मिल गया और अपने आरोही क्रम के हिसाब से वे सारे व्यवस्थित हो गए। समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। कुछ क्या देखा गया, जिस तरीके से न्यूलैंड्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें देखा गया कि हर एक 8वां तत्व, जब हम लोग जाते थे क्रम के हिसाब से, तो हर एक 8वां तत्व पहले वाले तत्व के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टीज को सेम चला रहा था। कुछ इसी प्रकार से इसमें भी देखने को मिला कि हम लोग कुछ समय के अंतराल, हम लोग जब कुछ एलिमेंट्स के बाद चलते हैं तो दोबारा से हम लोग को ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पहले वालों जैसी होती हैं। जैसे कि जब हम लोग चालू करते हैं चलना, हाइड्रोजन के बाद सीधा उस टाइम पर हीलियम नहीं था, सीधा लिथियम आया था और हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। जब हम चलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके तुरंत बाद क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है। सोडियम जो था, सोडियम की जो प्रॉपर्टीज थी ये भी किससे मिलती थी, लिथियम और हाइड्रोजन से मिलती थी। तो इसका मतलब ये था कि बिल्कुल न्यूलैंड की तरह ही इन्होंने भी, इनकी जो सारणी थी, जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी, उसके अंदर भी जो तत्व थे वह कुछ अंतराल के बाद सेम तरीके की प्रॉपर्टीज, समान गुणधर्म शो कर रहे थे। इसी के आधार पर मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है, इसी के आधार पर उन्होंने सारणी बनाई जिसका सिद्धांत क्या दिया उन्होंने, गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। किसी भी तत्व के जो गुणधर्म होते हैं वे किस पर डिपेंडेंट होते हैं, उसके परमाणु के द्रव्यमान पर, कि उस परमाणु का द्रव्यमान क्या है, उसी हिसाब से वो उसका पालन करते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। जो आपकी मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके अंदर जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, जो वर्टिकल जो रोज होती हैं, इनको हम लोग, ये जो वर्टिकल रोज है ऐसे, इनको हम लोग कहते हैं ग्रुप, हिंदी में बोले तो समूह। और ये जो इस तरीके से क्षैतिज पंक्तियां जो हैं, जो हॉरिजॉन्टल आपकी रोज हैं, ये जो आपको वर्टिकल कॉलम से ये कहलाते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम लोग कहते हैं पीरियड या फिर आवर्त। ये जो था उसने मेंडेलीव ने अपने सारणी में दिया था। कितने आवर्त हैं इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 आवर्त हैं और 8 जो है आपके समूह हैं। तो इस प्रकार से मेंडेलीव की जो है सारणी समझी जाती है। और ये सारी जो है उसकी खास बातें थी जो हम लोगों ने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं और देखते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, कि मेंडेलीव ने जो अपनी सारणी बनाई उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया कि उसकी सारणी में क्या क्या चीजें थी, उपलब्धियां क्या क्या रही, क्या उसकी खासियत थी जो मेंडेलीव को बाकी सारे वैज्ञानिकों से ऊपर बना देती है। और केमिस्ट्री का अगर कोई राजा है जिसने आपका ये सारणी बनाई थी तो वो मेंडेलीव थे। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडेलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। यहां समान आना है,
समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। हुआ क्या कि आवर्त सारणी जब वो व्यवस्थित कर रहे थे तो उन्हें कई सारे तत्व ऐसे देखने को मिले जिन तत्वों के गुणधर्म जो है वह तो अलग है, परंतु जब वो आरोही क्रम में चलते हैं तो वो आगे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई आपका दो तत्व हैं, एक है ए और दूसरा है बी। हुआ क्या, इसका जो द्रव्यमान जो होता है इसका वह था 2 और जो इसका द्रव्यमान था वह था 3। ठीक है, इसका द्रव्यमान 2 था, इसका द्रव्यमान 3 था। 2 का जो ग्रुप है वो ये है और 3 का जो ग्रुप है वह ये है। परंतु हुआ क्या, हुआ यह है कि B जो था, जो B हमारा तत्व था, यह जो गुणधर्म शो कर रहा था वह कर रहा था इस वाले ग्रुप के हिसाब से, और जो हमारा A तत्व जो था इसके गुणधर्म थे इस वाले ग्रुप के हिसाब से। तो अब क्योंकि गुणधर्म दोनों के अलग अलग थे और सारणी का मतलब ही ये एक जैसे गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ लगाना, तो इस कारण क्या करा उन्होंने B को पहले रख दिया जिसका गुणधर्म 3 था और A को बाद में रख दिया जिसका गुणधर्म 2 था। तो ऐसा उन्होंने क्यों करा, ताकि समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वह एक ही तरीके के समूह में आए। तो इस वजह से उन्होंने यह करा। वो खाली अपने ये नहीं है, उन्होंने एक बात कह दी कि मैं आरोही क्रम में चलूंगा परमाणु द्रव्यमान के, तो उन्होंने ऐसा ही करा। उन्होंने उस लॉ को तोड़ा, अपनी कही हुई बात को उन्होंने तोड़ा कि जो सही है वो वैसा करा उन्होंने। तो ये उनकी एक उपलब्धि थी कि उनको पहले ही पता चल गया कि क्या सही है। इसके लिए उन्होंने अपना लॉ, जो उन्होंने बात बोली कि जितने भी परमाणु लगे हुए हैं द्रव्यमान के आरोही क्रम में लगे हुए हैं, उस बात को उन्होंने खुद गलत करते हुए उन्होंने जो सही है उसको पालन करा। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, सारणी में निकेल जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.7 है, उससे पहले है। अब देख सकते हैं जो कोबाल्ट है और निकेल है, कोबाल्ट जो है इसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है और जो निकेल है उसका परमाणु द्रव्यमान कम है। कोबाल्ट का ज्यादा होने के बावजूद वो निकल से पहले आ रहा है। तो ये क्यों करा उन्होंने, ये इसी वजह से करा क्योंकि इनके जो गुणधर्म है उसके हिसाब से उन्होंने इसको सेट करा या फिर आयोजित करा। अगला है कि मेंडलीव ने ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। था क्या कि उस टाइम पर सारे के सारे एलिमेंट्स नोन नहीं थे, खाली 63 ही ऐसे तत्व थे जो उस समय पर खोजे गए थे। तो मेंडलीव ने ऐसे कुछ एलिमेंट्स का अनुमान लगाया, न्यूलैंड की तरह नहीं कि अंधे में अनुमान लगा दिया कि 56 एलिमेंट है 56 ही रहेंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि आने वाले समय में ये जो एलिमेंट्स हैं ये खोजे जाएंगे और उसके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए। कुछ इस प्रकार से कि मान लेते हैं जैसे यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है और ये टाइटेनियम दिया हुआ है, ये दो आपके तत्व हैं। ये दोनों जो तत्व हैं, कैल्शियम जो है वह दूसरे समूह के हिसाब से फॉलो करता है, जो आपका टाइटेनियम है चौथे समूह के हिसाब से फॉलो करता है। लेकिन इनके बीच में एक जो तत्व था उसकी जगह खाली रह गई, क्योंकि ये तो इसके हिसाब से करता था, ये इसके हिसाब से करता था। उन्होंने ऐसा नहीं करा कि कोई भी तत्व लिया है क्योंकि ये जगह खाली है तो इस जगह को भरने के लिए कोई भी तत्व लगा दिया। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि अभी ये तत्व जो है जो यहाँ आना था वो अभी यहाँ नहीं है, परंतु आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा कि कभी ना कभी ये जो तत्व होगा आएगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसके गुणधर्म होंगे, वह ऊपर वाले तत्व यानी कि एल्यूमिनियम से मिलते होंगे। और इसके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया। सोचिए कितने आगे की सोच के चले वो। तो इसी से पता चलता है क्यों उनकी जो आवर्त सारणी है ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, कि उन्होंने पहले ही रिक्त स्थान छोड़ दिया कि जो तत्व अभी नहीं ढूंढे गए हैं वो कभी और ढूंढे जाएंगे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिक्त स्थान तो छोड़े ही छोड़े, लेकिन खाली रिक्त स्थान तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो रिक्त स्थान था उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको कुछ नाम दे दिया। उनको क्या नाम दे दिया कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसके नाम क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे आएगा, किसके नीचे आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे। तो उन्होंने संस्कृत का एक उपसर्ग लगाया एका, जिसका मतलब होता है एक बाद में। उन्होंने उपसर्ग लगाया और एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले को नाम दे दिया एक एल्यूमिनियम, ब्रोमीन के नीचे आने वाले को नाम दे दिया एका बोरोन। आपका इसी तरीके से और भी जो आपके एलिमेंट्स थे उनको इसी प्रकार से उन्होंने नाम दे दिया। और समय आने के बाद जब इनकी खोज हुई तो आपका 3 एलिमेंट्स ऐसे जाने जाते हैं, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और तथा जर्मेनियम। इनके जो गुणधर्म थे वह क्रमशः एका बोरोन से मिलते थे स्कैंडियम के, एका एल्यूमिनियम से मिलते थे गैलियम के, तथा एका सिलिकॉन से मिलते थे जर्मेनियम के गुणधर्म, जो उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा दिया था कि कभी ना कभी ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो तत्व होंगे, खोजे जाएंगे। अगली क्या उपलब्धि थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन एवं आर्गन का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका।
था क्या, पहले उत्कृष्ट गैस जो होती है हम सबको पता है किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, किसी भी आपका पदार्थ के साथ जनरली आराम से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। तो उस टाइम पर ये नहीं खोजी गई थी, इनको बहुत समय बाद खोजा गया। परंतु जब इनको खोजा गया, जैसे उत्कृष्ट गैस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है आपका, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, जब इनको खोजा गया फिर इनका पता चला, तो जो उसकी आवर्त सारणी थी उस पिछली आवर्त सारणी को छेड़े बिना, कि इसमें कोई भी दिक्कत दिए बिना, ये जितने भी एलिमेंट थे सारे के सारे इस आवर्त सारणी में फिट हो गए एक अलग से समूह बनाकर। तो ये सारी की सारी जो उपलब्धियां थी, ये मेंडेलीव की उपलब्धियां थी, जो कि न्यूलैंड ने गलत करी थी। उन सारी चीजों में मेंडेलीव ने सुधार करा और अपना पूरा का पूरा एक सारणी बनाई, और इसी वजह से मेंडेलीव को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हम लोग कह सकते हैं। मेंडेलीव ने इतना बढ़िया वर्गीकरण दिया, परंतु उसके बावजूद उसके वर्गीकरण की कुछ सीमाएं थी। क्या क्या सीमा थी? मेंडेलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी यह थी कि निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका। सबसे पहली कमी यह थी कि जो हाइड्रोजन था उसको नियत स्थान नहीं दिया जा सका कि उसको कहाँ रखा जाए। जो हमारा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है ये किसकी तरह होती है, इसकी वैलेंसी होती है +1। इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करता है, धातु की तरह कार्य करता है, परंतु ये होता क्या है, एक अधातु होता है। तो इसको जो है नियत स्थान नहीं दे पाए मेंडेलीव, ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी कमी क्या थी? मेंडेलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय के बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी कमी यह थी कि मेंडेलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दे दी, उसके कई समय बाद, मतलब बहुत समय बाद आपका पता चला किसका, समस्थानिकों का। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। ये क्या होता है आइसोटोप्स? हम सारे के सारे लोग जानते हैं कि समस्थानिक का मतलब होता है एक ऐसे तत्व जिसके परमाणु संख्या जो है वह सेम हो, परंतु उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे कार्बन जो है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन 16 भी कभी कभार होता है। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपका हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। ये जो मैंने 1, 2, 3 लिखा है, ये तीनों इसके द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान, हाइड्रोजन 2 द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 3 द्रव्यमान। इसको बोलते हैं आपका प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो इस प्रकार से क्या था, अब जब इनकी खोज हुई तो इनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न थे। द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण उनके आवर्त सारणी में ये फिट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनकी आवर्त सारणी जो थी वो पूरी की पूरी किसके ऊपर आपकी फोकस जो थी, द्रव्यमान के ऊपर फोकस थी। तो अगर एक ही एलिमेंट के, हाइड्रोजन के ही 3 अगर आपके आइसोटोप्स होते हैं, तो 3 आइसोटोप्स होने का मतलब ये है कि इनके 3 अलग अलग द्रव्यमान है। तो इस हिसाब से तो 1 हाइड्रोजन के लिए अलग जगह होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन के लिए अलग जगह होनी चाहिए और 6 हाइड्रोजन के लिए अलग जगह होनी चाहिए। तीनों को अलग अलग स्लॉट्स देने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो ये जो थी उनकी दूसरी कमी थी। तो समस्थानिक मेंडेलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। तो वही जो समस्थानिक थे, उसके जो नियम उसने दिया था द्रव्यमान के बेसिस पर, उसके लिए एक चुनौती थी। तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तीसरी कमी उनकी ये थी कि जब उन्होंने बढ़ते क्रम में जब लगाया, तो एक तत्व और दूसरे तत्व के बीच में कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं था कि अगर एक तत्व जो है, इस वाले का अगर एटॉमिक नंबर, इसका द्रव्यमान जो है 3 है, तो अगले वाले का 5 होगा, उससे अगले वाले का 7 होगा। ऐसा नहीं देखा जा रहा था। कई बार ऐसा देखा जा रहा था कि पहले वाले का नंबर 3 है, दूसरे वाले का 5 है, और अचानक से ही कई सारे द्रव्यमान जंप कर गए और कितने द्रव्यमान का हमें मिल गया, 11 का। उसके बाद इसी प्रकार से जो नियमित जो एक होना चाहिए था कि एक बिल्कुल फिक्स वे में चलना चाहिए था कि बढ़ते क्रम में एपी की तरह, उस तरीके से यहाँ नहीं हो रहा था। तो एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम पर तो चलिए मान लिए ये तत्व नहीं खोजे गए थे, इसी वजह से 3 के बाद सीधा क्या आ गया, 5 आ गया, 5 का सीधा क्या आ गया, 11। परंतु आगे जाकर तो ये खोजे जाने थे, तो क्योंकि ये नियमित रूप से नहीं थे, तो इस वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि आगे जाकर इन दोनों के बीच में कितने हमारे तत्व खोजे जाएंगे। एक और कमी जो थी वह यह कमी थी कि मेंडेलीव ने क्या करा था, कई सारी जगहों पर अपना उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो उन्होंने पूरी की पूरी जो बनाई है पीरियोडिक टेबल, ये किसके बेसिस पे बनाई है, द्रव्यमान के आरोही क्रम में।
परंतु उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने एक गलती यह कर दी कि उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स को क्या करा, ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले लगा दिया और कम वाले को बाद में लगा दिया। इसका मतलब जो उन्होंने बात कही, जिसके बेस पर उन्होंने पूरा और जिसके आधार पर उन्होंने पूरी की पूरी आवर्त सारणी बनाई, उन्होंने यह बात ही गलत कर दी। उन्होंने आवर्त सारणी बनाते वक्त यह कहा कि उन्होंने आरोही क्रम में द्रव्यमान के पूरी की पूरी आवर्त सारणी को आपका बनाया है, परंतु कई जगहों पर यह देखा गया कि उन्होंने अपनी ये बात को झुठलाते हुए पहले उन्होंने कोबाल्ट को रख दिया, बाद में उन्होंने निकल को रख दिया। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था, द्रव्यमान था, वह ज्यादा था और निकल का द्रव्यमान कम था। माना ये उन्होंने सही करा, ये उनकी उपलब्धि है, परंतु गलती यह है कि उन्होंने अपने आधार को ही गलत कर दिया। उनका आधार यह था कि उन्होंने आरोही क्रम में लगाया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, परंतु देखने को यह मिल रहा था कि कई सारे तत्व जो थे वे असेंडिंग ऑर्डर में एक नियमित रूप से नहीं जा रहे थे। तो ये जो थी तीनों की तीनों, चारों की चारों ये जो थी कमियां थी उनके आपका आवर्त सारणी की। अब मेंडेलीव जो है उसने इतना बढ़िया हम लोगों को समीकरण दिया, उसने इतनी बढ़िया हम लोगों को वर्गीकरण दिया, परंतु उसके बावजूद उसकी कुछ सीमाएं रह गई। उन सीमाओं को देखते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी यह थी कि निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका। सबसे पहली कमी यह थी कि जो हाइड्रोजन है, हम सबको पता है हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जिसकी वैलेंसी जो होती है +1 की होती है। मतलब ये अधातु, मतलब ये धातु की तरह आपका शो करता है अपने प्रॉपर्टीज को, गुणधर्मों को, परंतु ये जो होता है क्या होता है, एक अधातु होती है। तो ये जो है हाइड्रोजन की एक खासियत थी। इसी खासियत को देखते हुए वो हाइड्रोजन को उसके निश्चित रूप से जगह नहीं दे पाए कि उसको हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, इधर रखा जाए फिर इधर रखा जाए। तो सबसे बड़ी कमी ये थी कि हाइड्रोजन को उसका निश्चित स्थान नहीं मिल पाया। दूसरी कमी क्या थी, मेंडेलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय के बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी कमी यह थी कि जब मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी दे दी, उसके बहुत समय के बाद हम लोगों को समस्थानिकों का पता चला। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। ये क्या होते हैं, किसी भी तत्व की वो फॉर्म होते हैं जिनका परमाणु संख्या तो सेम होती है परंतु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन जो है इसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जिसका द्रव्यमान 1 होगा, एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जिसका द्रव्यमान 2 होगा और एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जिसका द्रव्यमान 3 होगा। ऐसे ही कार्बन के भी 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसका मतलब है ये ऐसा कार्बन है जिसका द्रव्यमान 12 है और ये ऐसा कार्बन है जिसका द्रव्यमान 14 है, परंतु इनकी जो परमाणु संख्या है वे सेम रहेगी। तीनों हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इनको बुलाया जाता है। तीनों हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या रहेगी, इसकी भी 1 रहेगी, इसकी भी 1 रहेगी और इसकी भी 1 रहेगी। तो इसका मतलब यह था कि एक ही हाइड्रोजन के लिए जिसकी परमाणु संख्या 1 है तो तीनों ही हाइड्रोजन, परंतु क्योंकि उसकी जो आवर्त सारणी थी वह किसके ऊपर आधारित थी, पूरी की पूरी आपका द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी और इन तीनों का द्रव्यमान अलग अलग था। तो एक ही तत्व के लिए हम लोगों को उसके आवर्त सारणी के हिसाब से, अगर हम देखें उसके आधार के हिसाब से, हम लोग को 3 अलग अलग स्थान देने पड़ते एक ही तत्व के समस्थानिकों को, चाहे वो कार्बन के हो चाहे वो हाइड्रोजन के लिए हो। तो इस वजह से समस्थानिक जो थे उसकी जो आवर्त सारणी थे उसके लिए एक चुनौती साबित हुए। लिखा भी है यहाँ, तो समस्थानिक मेंडेलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थे। इसी कारणवश, क्योंकि उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो इसी वजह से जो समस्थानिक थे वो मेंडेलीव का जो नियम था उसके लिए एक चुनौती थे, क्योंकि मेंडेलीव को उसके लिए एक ही समस्थानिक को, एक ही गुणधर्म वाले समस्थानिक को 3 अलग अलग स्थान देने पड़ जाते। तीसरी कमी क्या थी, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तीसरी कमी क्या थी, तीसरी कमी यह थी कि जब हम लोग एक तत्व से अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं, मान लेते हैं हमारा एक तत्व है लिथियम और यह है बेरिलियम और यह है बोरोन। लिथियम जो है अगर इसका द्रव्यमान 3 है, बेरिलियम का द्रव्यमान 5 है, मतलब इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, परंतु अचानक से क्या हो गया कि तीसरा कोई नया तत्व आ गया जिसका द्रव्यमान जो है 11 है। इन तीनों का द्रव्यमान 3, 5, 11 नहीं होता, परंतु मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो इसलिए मान लेते हैं कोई तत्व इसकी जगह पर है जिसका 3 है, फिर 5 है, फिर 11 है। क्या था कि जो तत्वों का जो द्रव्यमान जो बढ़ रहा था वह नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था।
3 से 5 2 का अंतर, 5 से 11 तुरंत 6 का अंतर, 11 के तुरंत बाद ही क्या आ जाए, मान लेते हैं 15 आ जाए, इसका मतलब 4 का अंतर। तो ऑब्वियस है क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे तत्व नहीं खोजे गए थे, तो इस वजह से तत्व तो नए खोजे जाने थे, आगे जाकर तत्व खोजे जाने थे, परंतु ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया कि इन दोनों के बीच में कितने तत्व खोजे जाएंगे नियमित रूप से, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो थे वे एक आपका संयोजित नहीं थे। चौथी जो कमी थी जो यहाँ नहीं लिखी है, परंतु चौथी बहुत बड़ी कमी थी कि मेंडलीव की जो आपकी आवर्त सारणी थी उसका आधार क्या था। उसका आधार यह था कि उन्होंने आरोही क्रम में द्रव्यमान को आरोही क्रम में पूरी की पूरी सारणी बनाई थी, परंतु उन्होंने कुछ जगहों पर अपनी ही सारणी के आधार को फेल किया। कैसे फेल किया? हम लोगों ने कोबाल्ट और निकल देखा। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान ज्यादा होता है, जबकि निकल का कम होता है। इसका मतलब क्या है कि उनका जो आधार था, उनका आधार यह था कि उन्होंने द्रव्यमान को आरोही क्रम में लगाया, परंतु यहां तो देखिए उन्होंने कोबाल्ट को पहले लगा दिया, निकल को बाद में लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने अपने आधार को ही गलत साबित कर दिया। माना कि उन्होंने ये जो किया था, ये किया सही था, ये उनकी एक उपलब्धि है, परंतु उन्होंने जो आधार रखा, मैंने एक बात कही कि मैं जो काम करूंगा इसी लॉ के हिसाब से करूंगा, परंतु मैंने सही करने के चक्कर में अपने लॉ को गलत कर दिया, अपने वचन को तोड़ दिया। ये उनकी एक और कमी थी। तो ये जो थी 4 जो थी आपका मेंडलीव के आपके आवर्त सारणी की कमियां थी। अब ये जितने भी वर्गीकरण थे सब में कुछ ना कुछ कमियां थी, तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए हमारा हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक अपना नया वर्गीकरण दिया जिसको बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आधुनिक युग की सारणी है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसके परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। अगर हम लोग बात करें, हेनरी मोजले ने यह कहा कि अब तक हम लोगों ने जितनी भी वर्गीकरण देखी सबका आधार क्या था, उसका द्रव्यमान था, परंतु हेनरी मोजले ने हमें बताया कि आपका किसी भी तत्व के द्रव्यमान से ज्यादा उसकी परमाणु संख्या उसके लिए ज्यादा गुणधर्म बता सकती है, उसके आधारभूत गुणधर्म बता सकती है। आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, उन्होंने इसी के लिए अपना नियम दिया जिसको आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है, और उसको किस तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वह उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। मतलब कि आपका इसका मतलब है कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वह पीरियोडिक फंक्शन होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि कुछ समय के बाद, आवर्त समय के बाद, एक पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद जो आपका तत्व जो होगा उसके गुणधर्म वापस आ रहे होंगे कुछ समय के बाद, लेकिन किसके हिसाब से, उसकी परमाणु संख्या के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम, जो यह कहता है कि कुछ समय के बाद, हर कुछ पीरियड के बाद, हर कुछ आवर्त के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो है आपका परमाणु संख्या के बेसिस पे जो आपका गुणधर्म होते हैं वो वापस आ जाते हैं किसी भी एलिमेंट के, और जो आपका कोई भी तत्व होता है वह डिपेंड करता है उसकी परमाणु संख्या के ऊपर। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है, तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या से हम लोगों को किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों का पता चलता है, और अगर हम लोग एक तत्व से दूसरे पर जाते हैं तो इसका मतलब, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एक संख्या की बढ़ोतरी होती है, एक प्रोटॉन की या फिर एक आपका परमाणु संख्या की। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अब जितने भी तत्व हैं, जब उनको हम लोग उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, किसके आरोही क्रम में, परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं, उसके बाद जो हम लोग को टेबल मिलती है, जो आधुनिक सारणी मिलती है, उसी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों को अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। अब जब हम लोग तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, ना कि द्रव्यमान के आधार पर, तो उनके जो गुणधर्म होते हैं उनको ज्यादा परिशुद्धता के साथ, मतलब ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम लोग बता सकते हैं कि इसके गुणधर्म क्या होंगे, किस प्रकार के गुणधर्म को ये फॉलो करेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें तत्वों को किस प्रकार से स्थिति दी गई है, किस तरीके से आयोजित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब कभी भी जब आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है, तो इसके अंदर 18 ऊर्ध्व स्तंभ, मतलब कि वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रुप्स। देखिए 1
ये एक कॉलम, ये रहा एक, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये जो है 18 आपको उधर स्तंभ दिखते हैं। ये सारे के सारे क्या है, हमारे वर्टिकल कॉलम्स। इनको समूह कहा जाता है या फिर ग्रुप कहा जाता है। और इसके अलावा आपको कुछ क्षैतिज पंक्तियां दिखती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज दिखती हैं। ये आपके ग्रुप्स हो गए। इस तरीके से जब आप देखते हैं तो क्षैतिज पंक्तियां दिखती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो आपके जो तत्व होते हैं ये इन्हीं 7 क्षैतिज पंक्तियों में और 18 उद्धरणों में आयोजित होते हैं। तो ये जो आपका आवर्त सारणी होती है, इसको अगर हम लोग विभाजित करें तो इसके अंदर 18 स्तंभ है और आपका 7 पंक्तियां हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनके रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित होती है। जो आपका आवर्त सारणी होता है, इसके अंदर तत्व जो होते हैं कि क्या अभिक्रियाशीलता रहेगी, ये हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से बताते हैं, या तो उसकी संयोजकता बताते हैं या फिर आबंध के प्रारूप बताते हैं कि किस तरीके का आबंध बनेगा या फिर क्या उसकी संयोजकता रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके बाहरी कोश में, वो डिसाइड करते हैं कि आपका क्या उसकी संयोजकता रहेगी, किस प्रकार का वह आबंध बनाएगा। हम लोगों ने देखा था अगर उसकी जो संयोजकता है वह 1 2 3 है तो इसका मतलब वो कैसा आबंध बना सकता है, वह बना सकता है आपका आयनिक आबंध। परंतु अगर उसकी जो संयोजकता है वह 4 है या फिर वो शेयरिंग करता है या फिर उसकी संयोजकता जो है 3 में भी बन रहा था, 2 में भी बन रहा था, तो इसका मतलब है उस केस में कैसा बना सकता है, आपका शेयर बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा आवर्त सारणी की कुछ और बातें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी के अंदर 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 आवर्त सारणी आपको दिखती है, जो आपको 7 आवर्त आपको दिख रहे हैं, पीरियड्स दिख रहे हैं, इनके अंदर आप देखते हैं सबसे पहला जो आवर्त है उसके अंदर कितने तत्व हैं, मात्र 2 तत्व हैं। तो इस आवर्त सारणी की सबसे छोटा आवर्त है ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का अगर सबसे छोटा कोई पीरियड है तो वो पहला है। दूसरा और तीसरा जो है यह भी छोटे पीरियड्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर मात्र 8 तत्व होते हैं। परंतु जब आप चौथा पीरियड देखते हैं और 5वां पीरियड देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि चौथा और 5वां पीरियड जो होते हैं ये थोड़े लंबे पीरियड्स हैं क्योंकि इनके अंदर 18 तत्व हैं। इसके अंदर भी 18 है और इसके अंदर भी 18 है। परंतु आपके छठे और 7वें तत्व जो आपके छठी और 7वीं सारणी जो है, जो आवर्त है छठा और 7वां, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि एक आवर्त सारणी के अंदर मतलब एक पीरियड के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3। अब ये लैक्टिनोइड के बाद 57 के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, लगातार कौन सा नंबर आ जाता है, 72 नंबर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 57 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे यहाँ आए हुए हैं, 14 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 14 एलिमेंट्स। ये आपका एक अलग से टेबल बनाई गई है क्योंकि इनका वर्गीकरण थोड़ा अलग तरीके से कराया जाता है। परंतु ये जो 14 तत्व हैं यह इसके पीरियड के मेंबर हैं। तो इसका मतलब वैसे इसमें 18 तत्व थे परंतु 14 नीचे हैं, तो 18 प्लस 14 इसके अंदर कितने तत्व हैं, 32 तत्व हैं। ऐसे इसके नीचे वाली जो है, इसके नीचे वाली में जब आप देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 एक्टिनोइड, जिसका आपका परमाणु संख्या 89 है, 89 है। उसके तुरंत बाद ही क्या आ जाता है, 104 आ जाता है। मतलब 89 से लेके 104 तक के बीच के जो तत्व हैं वह कहाँ हैं, ये रहे नीचे। इसको एक्टिनोइड्स बोला जाता है। आपको देखने को मिलता है ये 14 तत्व नीचे हैं। ये नीचे इस वजह से क्योंकि इसका भी वर्गीकरण अलग तरीके से कराया जाता है, परंतु ये जो है ये इसी आवर्त का हिस्सा है, 7वें आवर्त का 7वें पीरियड का हिस्सा है और ये इसी के अंदर आते हैं। तो 18 एलिमेंट्स इसमें वैसे होते हैं परंतु 14 और एलिमेंट जुड़ जाते हैं। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 हो गए। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 32 एलिमेंट्स हो गए। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो आवर्त सारणी होती है उसके सबसे छोटा आवर्त होता है पहला आवर्त, दूसरा और तीसरा आवर्त जो होते हैं छोटे आवर्त होते हैं, नॉर्मली छोटे आवर्त होते हैं। चौथा और 5वां आवर्त जो होते हैं लंबे आवर्त होते हैं। परंतु छठे और 7वें आवर्त जो होते हैं सबसे ज्यादा लंबे आवर्त होते हैं जिनके अंदर 32 तत्व आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को समझ पाते हैं। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी थी इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, इसकी उपलब्धियां या फिर हम लोग बोले इसकी खासियत क्या क्या थी। सबसे पहले तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया।
बढ़ते परमाणु क्रमांक का मतलब है बढ़ती परमाणु संख्या के हिसाब से, क्योंकि परमाणु संख्या ही उसका क्रमांक होता है, उसके हिसाब से व्यवस्थित किया गया, ना कि उसके द्रव्यमान के हिसाब से। दूसरा, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। जो पूरी की पूरी आवर्त सारणी है इसको विभाजित किया गया था, इसको वर्गीकृत किया गया 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि आपका समूहों में और आपका 7 क्षैतिज पंक्तियां यानी कि आवर्तों में। तत्वों के समस्थानिकों को उनके संगत तत्वों के स्थान पर ही रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या है, जो उसके समस्थानिक हैं उसके समस्थानिक को अलग से एक स्थान दिए बिना हम लोग उसके जो संगत तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का संगत तत्व क्या होगा, हाइड्रोजन, जो कि आपका नॉर्मली फर्स्ट पोजीशन पे पाया जाता है, हाइड्रोजन 1 होता है। इसी के जगह पर इसके समस्थानिकों को भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपके वर्गीकरण किया जा रहा है वह परमाणु संख्या के हिसाब से किया जा रहा है, और तीनों हाइड्रोजन की जब हम लोग बात करते हैं तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, एक H1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, परंतु इनका जो आपका संख्या होती है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वह सेम होता है, और पूरी की पूरी टेबल किसके ऊपर व्यवस्थित है, एटॉमिक नंबर के ऊपर व्यवस्थित है। तो एक ही स्थान पर इन समस्थानिकों को रखा गया है। रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक पृथक वर्गों में रखा गया है। रासायनिक रूप से मतलब जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, जिनके गुणधर्म अलग है, ऐसे तत्वों को अलग अलग वर्गों में अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है। हाइड्रोजन को अपने निश्चित स्थान पर रखा गया। इस टेबल की एक और खासियत थी कि जो हाइड्रोजन था उसको अपना एक निश्चित स्थान मिल गया, जो कि उसको मेंडलीव की टेबल में नहीं मिल पाया था। इसको जो स्थान दिया जाता है वह पहले उसमें ग्रुप में दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि माना यह जाता है कि हाइड्रोजन जो है ये आपका मेटल की तरह यानी कि धातु की तरह प्रस्तुत होता है, परंतु ये है क्या, एक अधातु है। इस कारणवश इसको एक अलग से स्थान दिया जाता है इस टेबल के अंदर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये आता जरूर है, परंतु बिल्कुल अलग इसको स्थान दिया गया और इसको अपना निश्चित स्थान मिल गया है। तो ये सारी की सारी जो आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं। अब है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है किस प्रकार से प्रवृत्ति को दर्शाती है। हर चीज के लिए अलग अलग तरीके से दर्शाती है। सबसे पहले हमारा संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। कोई भी हमारा तत्व है उसकी क्या संयोजकता होगी ये हमें कैसे पता चलती है? ये हम लोगों को पता चलती है कि उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी हिसाब से उसकी संयोजकता डिसाइड होती है। जैसे अगर कोई तत्व है उसके बाहरी कोश में, जैसे कार्बन है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। वहीं जो आपका सोडियम होता है, सोडियम के बाहरी कोश में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके कारण इसकी संयोजकता क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। अब ये जो संयोजकता होती है इसकी प्रवृत्ति ग्रुप यानी कि समूहों में और आवर्त में अलग अलग तरीके से बदलती है। कैसे बदलती है देखते हैं। पहले समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, एक समूह में तत्वों की संयोजकता एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। जब हम लोग बात करते हैं किसी भी समूह की, किसी भी ग्रुप की बात करेंगे, हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है कि उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूरे के पूरे समूह के अंदर, चाहे आप कोई से भी आवर्त का समूह, आप कोई भी आवर्त का तत्व उठाकर देख लीजिए, हर एक तत्व की जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वह सेम होगी। जैसे कि हम लोग जब पहले समूह की बात करते हैं, पहले समूह में हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? सोडियम, हाइड्रोजन आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ऐसे ही बहुत सारे आते हैं। इस समूह के अंदर हम लोग कोई भी तत्व उठाकर देखते हैं, चाहे हाइड्रोजन उठाइए, चाहे सोडियम उठाइए, चाहे पोटेशियम उठाइए, चाहे इसके नीचे का कोई तत्व उठाइए, आपको देखने को मिलेगा कि हर एक तत्व के जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है बाहरी कोश में वह 1 होगी तथा इनकी जो संयोजकता होगी वह भी 1 ही होगी। कुछ इसी प्रकार से आप 17वें ग्रुप के अगर एलिमेंट्स को उठाते हैं, 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स में भी आपको यही देखने को मिलेगा, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। आपको देखने को मिलेगा, आप इसमें कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए, चाहे क्लोरीन उठा लीजिए, फ्लोरीन उठा लीजिए, आयोडीन उठा लीजिए, फ्लोरीन ऊपर होगा, क्लोरीन नीचे होगा, परंतु आपको देखने को मिलेगा कि इनके बाहरी कोश जो होंगे उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो संयोजकता होगी वह कितनी होगी?
एक हो, वो आपकी संयोजकता जो होगी वह हमेशा एक ही रहेगी, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके अलावा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कोश है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो कोश है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। पहला जब आप आवर्त की बात करेंगे तो इसके अंदर एक कोश होगा, लेकिन जैसे आप दूसरे के अंदर आ जाएंगे, हाइड्रोजन के नीचे जो आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आता है, जैसे आप लिथियम पे आएंगे आपको लिथियम पर देखने को मिलेगा कि उसके जो कोशों की संख्या है वह 2 हो जाएगी। उसके नीचे आप समूह में जाएंगे तो 3 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक समूह के अंदर जो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर रहती है, बाहरी कोश में संयोजकता बराबर रहती है, परंतु कोशों की जो मात्रा होती है वो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे 1 की वृद्धि होती जाती है। अब बात करते हैं आवर्त की, यानी कि पीरियड्स की। पीरियड्स के अंदर ये कैसे वेरी करता है। एक ही आवर्त में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन कोशों की संख्या समान है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि तत्वों की जो संयोजकता है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तो अलग है, परंतु कोशों की जो संख्या है वह समान है। अब कोई भी आवर्त उठा लीजिए, कैसा भी आवर्त उठाइए, जिसमें हम लोग कोई सा भी आवर्त उठा लेते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, परंतु इसकी संयोजकता कितनी है, 0 है। परंतु आपको देखने को मिलेगा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता तो अलग अलग होती है, परंतु जो आपके कोश की जो संख्या होगी, इसके पास भी कितने कोश होंगे, 1 ही कोश होगा। इसके पास भी कितने कोश होंगे, 1 ही कोश होगा। तो एक पीरियड के अंदर, एक आवर्त के अंदर जो कोशों की संख्या होती है वह समान होती है। अब इसके आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा नहीं दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, आवर्त में बाई से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। हम लोग आवर्त में बाई से दाईं ओर जाएंगे, कभी भी हमारा जो आवर्त है इसके अंदर आप इधर से बाईं से मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर परमाणु की संख्या जो है उसमें 1 की वृद्धि होगी, और परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन में भी 1 की वृद्धि होगी और संयोजकता में वृद्धि होगी। देखिए जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, बाहरी कोश में 1 है। परंतु जैसे हम लोग हीलियम के पास जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, बाहरी कोश में 2 हैं। जैसे हम नीचे आ जाते हैं अगले आवर्त के अंदर, हम लोगों को देखने को मिलता है इसका बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे अगले वाले में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो हमारी परमाणु संख्या बढ़ती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है और हमारी संयोजकता भी बढ़ती है। इसके अलावा प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया। हम लोग कभी भी ऊपर वाले आवर्त से नीचे वाले आवर्त में आए, हम लोग एक नए आवर्त में आए, पहला आवर्त हमने पूरा किया हाइड्रोजन हीलियम, जैसे हम नए आवर्त में आए लिथियम में आए, हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि एक नया कोश आ गया। हाइड्रोजन के पास कितना कोश था, हाइड्रोजन के पास मात्र हमारा 1 ही कोश था। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं इसके पास कितने कोश होता है, 1 ही कोश होता है जिसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉन होता है। परंतु जैसे ही हम लोग अगले आवर्त में आते हैं, लिथियम पर आते हैं, तो लिथियम जो होता है इसके पास 2 कोश होते हैं, पहला कोश और दूसरा कोश। पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो कोश होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम इससे अगला सोडियम पर आते हैं, सोडियम के अंदर कितना, 1 और कोश की वृद्धि हो जाती है और कितने कोश हो जाते हैं, 3 कोश हो जाते हैं, 1 2 और ये 3। तो वही आप भरेंगे, इसके अंदर 2 होंगे, इस वाले के अंदर 8 होंगे और इस वाले के अंदर कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि समूह के अंदर हम जब नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर रहेगी, खाली कोशों की संख्या बढ़ती है क्योंकि आवर्त बदलते आ रहे हैं। जैसे हम नए आवर्त में घुसेंगे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि नए आवर्त का मतलब ही यही है कि उसके अंदर एक नए कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे गए। इसके अलावा किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n², यहाँ आपका 2n² होगा, 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व होते हैं क्योंकि इन तत्वों का L और M कोश होता है जिनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। होता क्या है, किस कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये डिसाइड करा जाता है एक फॉर्मूले के थ्रू, जो कि होता है हमारा 2n²। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, 2n² का इस्तेमाल करके हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी आवर्त के अंदर, किसी भी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े जा सकते हैं। जैसे पहला जो आवर्त है इसका नियमित नंबर क्या है, 1 है, n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1
स्क्वायर जब हम लोग करेंगे हम लोग को देखने को मिलेगा आंसर क्या आएगा 2। मतलब पहले कोश में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पढ़े जा सकते हैं। वहीं जब हम लोग बात करते हैं दूसरे कोश की, तो दूसरे कोश में हम लोग को देखने को मिलता है कि दूसरे कोश में फॉर्मूला होता है 2n²। तो हम लोग n की जगह पर जब 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8। इसके बाहरी कोश में कितने आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। परंतु जैसे हम लोग इससे अगले वाले कोश की बात करते हैं तो इसके अंदर जब हम लोग फॉर्मूला डालते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि इसके बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, क्योंकि ये कौन सा कोश आएगा, तीसरा कोश आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 9 जा 18। परंतु क्योंकि इसका जो कोश होता है वह m कोश होता है और m कोश के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस कोश के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। तो हम लोग इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि किसी भी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वह बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण देखिए लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7 और नियोन के पास 8। जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से शुरुआत में जो है संयोजकता उसमें वृद्धि आएगी, परंतु आधे तक पहुंचने के बाद संयोजकता जो है कम होनी चालू हो जाएगी। पहले वाले की संयोजकता 1 हो गई, दूसरे वाले की 2 हो गई, तीसरे वाले की 3 हो जाएगी, कार्बन की 4 हो जाएगी। परंतु जैसे ही हम नाइट्रोजन पर आएंगे, नाइट्रोजन की संयोजकता 5 नहीं होगी, उल्टी नाइट्रोजन की जो संयोजकता है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन की जो संयोजकता है 2 हो जाएगी, आपकी फ्लोरीन की जो संयोजकता है 1 हो जाएगी और नियोन की जो संयोजकता है वह 0 हो जाएगी। तो बाईं से दाईं और आवर्त के अंदर इस तरीके से बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वह तो बढ़ेगी, परंतु जो संयोजकता है पहले वो बढ़ेगी 4 तक और 4 से भी 0 तक घटनी चालू हो जाएगी। संयोजकता के बाद अब देखते हैं परमाणु साइज को कि किस प्रकार से परमाणु का जो साइज होता है वह बदलता है। पहले तो परमाणु साइज होता क्या है, एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी परमाणु के साइज को दर्शाती है। परमाणु के साइज को मापने के लिए उसकी त्रिज्या को मापा जाता है। क्या होता है परमाणु साइज, कोई भी आपका एटम है, कोई भी ले लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का जो एटम है इसके न्यूक्लियस से, इसके नाभिक से इसके बाहरी कोश तक की जो दूरी रहेगी, 3 कोश इसमें होते हैं, 1 2 और ये आपका 3। तो ये जो है आपका इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर उसके बाहरी कोश तक की जो दूरी होगी वह उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस या फिर उसका परमाणु साइज कहलाती है। किसी भी परमाणु साइज को निकालने के लिए हम लोग उसकी त्रिज्या को मापकर उसका परमाणु साइज निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, परमाणु की त्रिज्या से परमाणु साइज का पता चलता है, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परंतु ये जो परमाणु का साइज होता है ये बदलता कैसे है, आवर्त के साथ और समूह के साथ ये किस प्रकार से बदलता है, इसको देखते हैं। पहले आवर्त की बात हम लोग करेंगे। आवर्त की जब हम लोग बात करते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता है। होता क्या है कि कभी भी जब हम लोग आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो आपका जो साइज होगा परमाणु का या फिर त्रिज्या जो होगी वह घटना चालू हो जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा लिथियम है, इसके तुरंत बाद बेरिलियम है। लिथियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद बोरोन है। लेकिन आपको साइज देखने को मिलेगा कि लिथियम बेरिलियम जैसे जैसे हम लोग बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं हमारा साइज जो है कम होते जा रहा है, और नियोन तक जाते जाते, जो कि इसका आवर्त का सबसे आखिरी आपका मेंबर है, उस तक जाते जाते बहुत छोटा हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है, कोश तो सबके बराबर है, तो कोश बराबर होने के बावजूद वजह क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं जैसे लिथियम की हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बेरिलियम की, और तीसरे की बात करते हैं हम लोग बोरोन की। बोरोन वैसे बी ही लिखते हैं इसका सिंबल, बट BO लिख दिया मैंने। अब लिथियम की जब हम लोग बात करते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरोन तीनों की जब हम लोग बात करते हैं, तीनों के कितने कोश होते हैं, 2 कोश होते हैं। बाहरी जो कोश होता है उसके अंदर लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो बेरिलियम होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा बोरोन होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। अब जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही है तो प्रोटॉन की मात्रा भी बढ़ेगी। प्रोटॉन किसमें होते हैं, नाभिक में होते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, आपका 4 होते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो
हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विपरीत आवेश वाले आपका होते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन का आवेश विपरीत है, प्रोटॉन का आवेश विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन जो है खुद पर खुद प्रोटॉन की ओर खींचेगा, क्योंकि दोनों का आवेश विपरीत है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन की तरफ खींच रहे हैं। यहां क्या है, 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, जो आपका नाभिक के ऊपर जो आवेश है वह बढ़ गया, कितने 3 से 4 हो गया। यहां क्या है, 5 प्रोटॉन खींच रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन को। इससे क्या होगा, क्योंकि आपका नाभिक के अंदर आवेश बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसका आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। जब आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है तो इसकी वजह से जो आपका बाहरी कोश जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ खींचेंगे, इस वाले के थोड़ा दूसरे कोश के बाहर रहेंगे। जैसे उसके बाद जाएंगे, हमारे 4 प्रोटॉन होने की वजह से और 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आकर्षण बल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से थोड़ा और छोटा। उससे आगे जैसे हम लोग जाएंगे आकर्षण बल और कम हो जाएगा, उससे और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे, हमारा परमाणु का जो साइज है वो छोटा होते जाएगा। तो याद रखिएगा, आवर्त में कभी भी आप बाईं से दाईं ओर जाते हैं, आपका जो परमाणु का साइज है वह छोटा होते जाएगा। आवर्त के बाद आप देखते हैं समूह में कैसे बदलाव आता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। ये जो होता है, समूह को समझना बहुत आसान होता है, आवर्त को समझना थोड़ा कठिन होता है, परंतु समूह का समझना बहुत आसान होता है। समूह की जब हम लोग बात करते हैं, कभी भी जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है। यहाँ हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम के पास कितने कोश थे, 2 कोश थे। जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के पास कितने कोश थे, 1 कोश था। वहीं जब मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम के पास कितने कोश हो जाएंगे, 3 कोश हो जाएंगे। तो समूह में हम लोग कभी भी ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, कोश बढ़ते जा रहे हैं। तो कोश बढ़ते जा रहे हैं, साथ में आवेश भी बढ़ते जा रहे हैं, परंतु आवेश चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसके कोश बढ़ने के कारण दूसरा जो कोश होगा, हमारा सोडियम का जो कोश होगा, वह 3 कोश होते हैं, वो जो होगा आपका हमेशा आपका बेरिलियम के, लिथियम के कोश से बड़ा ही होगा। लिथियम के पास कितने कोश हैं, 2 कोश हैं। ये चाहे कितना भी चिपक जाए, चाहे कितना भी छोटा हो जाए, ये हर हालत में 2 कोश से तो बड़ा होगा ही होगा। तो इसी कारणवश, क्योंकि नीचे आने पर कोश बढ़ते जा रहे हैं, कोश बढ़ते जाने का मतलब है कि जो आपका नाभिक है उससे दूरी बढ़ते जा रही है बाहरी कोश की, तो इसके कारण जो परमाणु का साइज है वह भी क्या होते जाएगा, आपका धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। तो आवर्त के अंदर बाईं से दाईं ओर जाने पर आपका साइज घटता है, वहीं समूह के अंदर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है। अब इसके बाद धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्मों की प्रवृत्ति देखते हैं कि आपकी सारणी के अंदर धातुओं और अधातु किस तरीके से बदलती हैं। Na एवं Mg यानी कि सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। अब कभी भी सारणी को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा बाईं ओर में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, ये सारी की सारी क्या है, धातुएं स्थित हैं। और जैसे आप बाईं ओर आएंगे आपको देखने को मिलेगा कि अधातु स्थित हैं। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारी की सारी क्या है, अधातुएं हैं। मध्य में आप देखेंगे इन दोनों के बिल्कुल मध्य एक सिलिकॉन, जैसे आपका सिलिकॉन है आपका, ये स्थित होता है। सिलिकॉन क्या होता है, एक प्रकार की अर्ध धातु होती है, फिर उपधातु होती है। अर्ध धातु या फिर उपधातु क्या होता है, यह अधातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूमिनियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध धातु या उपधातु भी कहते हैं। इस रेखा के ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो इनको बीच में धातुओं और अधातुओं को बीच में बांटती है, ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब इसमें क्या है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जितने भी हमारे आपका एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, अर्ध धातु या फिर उपधातु हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, या तो आपका धातु का आपका गुणधर्म शो करता है, साथ के अधातु के भी गुणधर्म शो करते हैं, इसलिए इनको उपधातु कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि आपका जो हमारी सारणी होती है उसके अंदर धातु एवं उप आपकी अधातु जो होती है उन दोनों को बांट देते हैं। अब मेन बात है कि आवर्त सारणी के अंदर जो आवर्त हैं, पीरियड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पीरियड्स के अंदर धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म कैसे बदलते हैं। आप कभी भी एक आवर्त के अंदर इधर से बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बाईं ओर क्या है, सारे के सारे आपके धातुएं हैं, लेकिन जैसे ही आप आपका दाईं ओर जाएंगे आपको देखने को मिलेगा
कि सारी की सारी क्या है, अधातु है। इसका मतलब धात्विक गुणधर्म जो होता है, जो धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वह बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती जाती है, परंतु अधातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वह बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती जाती है। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किए जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे और संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्व निकल जाते हैं। होता क्या है, आवर्त की जब हम लोग बात करते हैं, आवर्त में जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जो आवेश होता है उसका नाभिक का जो आवेश होता है वह बढ़ते जा रहा है। जब नाभिक का आवेश बढ़ता जा रहा है इसका मतलब आकर्षण बढ़ते जा रहा है। तो कभी भी आप इधर से इधर जाएंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता होती है, क्योंकि आकर्षण बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम होती जाती है। इसी वजह से जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, धातुओं का मतलब यही है जो इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से त्याग दें। तो क्या होते जा रहा है, यहाँ त्यागने की क्षमता जो है वो घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है, क्योंकि आवेश बढ़ता जा रहा है। तो इसी कारणवश आपका जो धातु का जो गुणधर्म है वह बाईं से दाईं ओर जाने पर आपका कम होते जाता है। वहीं जब हम लोग समूह की बात करते हैं, समूह के अंदर जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग को देखने को मिलता है कोश जो है वह बड़े होते जाते हैं, जो कोश है वो बड़े होते जाते हैं। कोश बड़े होने का मतलब है आवेश बढ़ते जा रहा है, परंतु जो है इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा बाहरी कोश में, बाहरी कोश वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा जितना दूर होगा उसको निकालना उतने आसान होगा। क्यों, क्योंकि नाभिक से उसको आकर्षण बल बहुत कम लग रहा होगा। तो इसका मतलब नीचे जाने पर इसी वजह से क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है और बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती जाती है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर जो हमारी अधातुएं होती हैं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, तो ये ऋणात्मक स्थिति में आ जाती हैं, ये नेगेटिव चार्ज बनाती है और उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जो हमारी जो अधातुएं होती हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो समझ आ गया, आवर्त के अंदर हम लोग कभी भी बाईं से दाईं ओर जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता जो है वह घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटने के कारण जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वह भी घटते जाता है। और कभी भी जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन को जो त्यागने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि कोश बड़े होते जाते हैं, आकर्षण बल कम होते जाता है। तो इसी कारणवश जो उसके गुणधर्म होते हैं धात्विक गुणधर्म वह जो है नीचे जाते हैं बढ़ते जाते हैं और अधात्विक गुणधर्म जो होते हैं वह घटते जाते हैं। अब हमारी ये जितनी भी हम लोगों ने बातें पढ़ी, अलग अलग प्रवृत्ति हर किसी के लिए अलग अलग थी, इन सबको संक्षेप में देखते हैं। संक्षेप में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के गुण देखते हैं कि किस प्रकार से सारी प्रवृत्तियां बदल रही हैं। सबसे पहले आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता है। क्या है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे हम लोग, क्या होगा, हमारी जो साइज होगा, त्रिज्या जो होगी वह घटनी चालू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नाभिक के अंदर आवेश बढ़ता है। दूसरा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ता है, इससे नाभिक तथा सबसे भारी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। होता क्या है आपका, कभी हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा आपका। याद रखिएगा, अगर इधर कोई चीज घट रही है, हम लोग बाईं से दाईं ओर जाने पर अगर कोई चीज घट रही है तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो वह चीज हमेशा बढ़ेगी। अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है तो बाईं से और दाईं ओर जाने पर हमेशा घटेगी। दोनों एक दूसरे का हमेशा उल्टा चलेंगे। ठीक है। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किए जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। जैसे जैसे आवर्त में हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे संयोजकता जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की जो क्षमता होती है वह जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे उसका नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ता जाता है, इस कारणवश उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वह घटती जाती है। इसके बाद समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। समूह की जब हम लोग बात करते हैं, नीचे की ओर आते हैं हम लोग, तो हम लोगों का जो आवेश होता है वह घटने लग जाता है। क्यों घटने लग जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक लक्षण घटता है और समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। हम लोग जब आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो वह घटने लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती जा रही है। और जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है बढ़ती जा रही है। तो क्या बढ़ता है, धात्विक गुणधर्म बढ़ता है।
छठा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रही होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही होगी। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कौन सा गुणधर्म बढ़ता जा रहा है, अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपका संक्षेप में होती हैं किसी भी एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक आवर्त सारणी के अंदर। ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती है पेपर के अंदर कि इसको अगर घटाएंगे तो ये क्या बढ़ेगा, अगर हम दाईं से बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु साइज पर क्या असर पड़ेगा, आपका धात्विक गुणधर्म पर क्या असर पड़ेगा। आपसे पेपर में यह भी पूछा जाता है कि कौन सा आपका जो पदार्थ होता है वह सबसे ज्यादा धातुक प्रॉपर्टी का होता है, बता पाएंगे कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा धात्विक प्रॉपर्टी का होता है, कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। देखिए बताइए कौन सा होता है। आप देखेंगे कि हम लोगों ने बात करी कि बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम होती जाती है। इसका मतलब जब हम लोग बात करते हैं आवर्त के अंदर तो सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता किसी की है तो वो इस समूह की है। इस समूह के अंदर जितने भी आपका तत्व हैं सबके सब क्योंकि इधर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इनकी क्षमता सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। और हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की क्षमता बढ़ती जाती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इस समूह में जब आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा FR यानी कि फ्रांशियम जो है ये सबसे ज्यादा धात्विक गुणधर्म वाला पदार्थ होता है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। वहीं दूसरा आपका पदार्थ पूछ लिया जाता है, ऐसा पदार्थ बताइए जिसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होगी, हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता किसमें होती है, इस समूह के तत्वों के अंदर। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते हैं आपका 18वें समूह के गुणों में नहीं होगी, क्योंकि 18वें जो समूह होता है ये आपका इनर्ट गैसेज होती है, उत्कृष्ट गैसेज होती है, रिएक्शन नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती है क्योंकि इनका जो उत्कृष्ट होता है वो पहले से भरा हुआ होता है। तो 17वां ग्रुप जो है इसके जो तत्व होंगे उनकी जो होगी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। इसमें भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्योंकि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घट रही होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, आपको इन्हीं चीजों का पता लगाकर प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं कौन सबसे ज्यादा धात्विक गुणधर्म वाला होगा, किसके सबसे कम धात्विक गुणधर्म होगा, किसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होगी, किसका परमाणु साइज बड़ा होगा, किसका परमाणु साइज छोटा होगा।